हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? तो आज हम करने वाले हैं हमारी रिवीजन सीरीज का लास्ट चैप्टर साउंड। तो साउंड होती क्या है बच्चों? ये साउंड कुछ नहीं है, ये सिर्फ वाइब्रेशन है, ठीक है? जो वाइब्रेशन हमारे कानों तक पहुँचती है, उसको हमारा ब्रेन एक साउंड की तरह परसीव करता है, ठीक है? तो साउंड किससे बनती है? वाइब्रेशन से। साउंड क्या है? साउंड इज स्ट्रिक्टली डिफाइंड एज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूसिंग द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। तो साउंड एक एनर्जी की फॉर्म है, जो कि सेंसेशन प्रोड्यूस करती है किस चीज़ की? हियरिंग की, ठीक है? वाइब्रेशन को भी एनर्जी बोलते हैं, इसलिए इन्होंने बोला कि साउंड इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी जो है बच्चों वो हम क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते, हम उसको क्या कर सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं, एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में, ओके? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैकेनिकल एनर्जी को हम साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। आगे देखेंगे कि कैसे हम मैकेनिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है? जैसे कि हमारे पास यहाँ पे क्या है एक रबर बैंड है। रबर बैंड को हम जब स्ट्रेच करके हल्का-सा वाइब्रेट करवाएँगे, तो हमें कुछ आवाज़ सुनाई देगी, ठीक है? ऐसे गिटार में जब उसकी वायर्स जो गिटार में जो स्ट्रिंग होती है, जब हम उसको प्लग करते हैं, तो उससे भी अलग-अलग टोन में आवाज़ें निकलती है, ठीक है? ऐसी स्ट्राइकिंग मेथड से भी हम साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। स्ट्राइकिंग कैसे? अगर हमारे पास ट्यूनिंग फ़ोर्क हो, जैसे प्लेट है हमारे पास, प्लेट को जब हम किसी और चीज़ से स्ट्राइक करते हैं, तो वहाँ से भी साउंड क्रिएट होती है, ठीक है? स्ट्राइकिंग से। प्लकिंग का मैंने आपको बता दिया, स्क्रैचिंग या और रबिंग से भी साउंड क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि अ, प्लेट को आप अपने कान के पास लगा के उस पे हल्के-हल्के स्क्रैच करना, आपको आवाज़ सुनाई देगी, ठीक है? ब्लोइंग जो मुँह से बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट, वो सारे ब्लोइंग में आते हैं, ठीक है? शेकिंग किसी चीज़ को हिला के भी हम साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमारे जो गला है, हम जो बोल पा रहे हैं, वो भी बच्चों वाइब्रेशन के थ्रू ही आवाज़ बाहर निकल रही है। हमारी जो वोकल कॉर्ड्स होती है, जब हम बोलेंगे तो अंदर से हवा बाहर निकलेगी, वोकल कॉर्ड्स से होते हुए। वो हवा इन वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करेंगी और उन वाइब्रेशंस के थ्रू जो जो वाइब्रेशंस बाहर निकल रही है, वो दूसरे बंदे के कानों तक जब पहुँचेगी वाइब्रेशंस, तो वो कान उस उन वाइब्रेशंस को साउंड की तरह परसीव करेंगे, ठीक है? बीज़, मॉस्किटोज़ ये जब उड़ते हैं तो इनके जो विंग्स हैं, वो बहुत ज़्यादा तेज़-तेज़ मतलब वाइब्रेट कर रहे होते हैं। उनकी फ्लैपिंग से हमें उनके उड़ने की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे वो मच्छर हमारे कान के पास आके चीं करता है, तो वो आवाज़ उसके मुँह से नहीं आ रही होती, वो उसके विंग्स से आ रही होती है, ठीक है? तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ वाइब्रेशंस हैं, जो कि साउंड की तरह हमारे ब्रेन को परसीव होते हैं, ठीक है? ये होता है ट्यूनिंग फ़ोर्क, यू जैसी शेप। अब जैसे ट्यूनिंग फ़ोर्क में वाइब्रेशंस जो प्रोड्यूस हो रही है, ये वाइब्रेशंस किसी मीडियम के थ्रू ट्रांसमिट होगी एक जगह से दूसरी जगह और यहाँ पे हमने एक बॉल हैंग करवा रखी है, ठीक है? इस हैंगिंग बॉल पे फ़ोर्स लगेगा और ये थोड़ा-सा दूर प्रोपेल हो जाएगी, ठीक है? हट जाएगी। क्योंकि जो वाइब्रेशंस होती है बच्चों वो मीडियम के थ्रू होती है, मीडियम में पार्टिकल्स हैं। जैसे ही ट्यूनिंग फ़ोर्क वाइब्रेट होगा, तो यहाँ के मीडियम के पार्टिकल्स भी वाइब्रेट होंगे और ये वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स फ़ोर्स लगाएँगे इस हैंगिंग बॉल पे। दूसरा तरीका क्या होता है कि इस ट्यूनिंग फ़ोर्क को जो वाइब्रेशंस में है, इसको जब हम पानी के अंदर डालेंगे, तो ये पानी बाहर की ओर स्प्लैश हो जाएगा, क्योंकि जो वाइब्रेशंस ट्यूनिंग फ़ोर्क की थी, सेम वाइब्रेशन ये उस पानी के अंदर भी प्रोड्यूस कर देगा, तो पानी बाहर की ओर स्प्लैश होगा, ठीक है? तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो साउंड है, वो एक फिज़िकल डिस्टर्बेंस है, ठीक है? जो काइनेटिक एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है? अब जो ये डिस्टर्बेंस है बच्चों, वाइब्रेशन जो है, वो कैसे होती है? हमारा जो मीडियम है, वो 3 टाइप का होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस।
जो साउंड होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मीडियम के थ्रू ही ट्रैवल कर सकती है। अगर वैक्यूम हो, वैक्यूम का मतलब वहाँ पे कोई मीडियम प्रेज़ेंट नहीं है, ना सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है। तो ऐसे वैक्यूम में हमारी साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती। अगर हम वैक्यूम वाले चैम्बर में खड़े होके कुछ बोलेंगे तो दूसरा बंदा नहीं सुन पाएगा उसको क्योंकि मीडियम नहीं है, साउंड ट्रैवल नहीं कर पाएगी। तो साउंड को ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए? मैटर चाहिए। मैटर 3 टाइप का हो सकता है सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब मैटर के अंदर हमारे क्या है? ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है? जो अपनी पोज़ीशंस पे फिक्स्ड होते हैं। साउंड में हम क्या करते हैं कि हम वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं। उन वाइब्रेशन से मान लो हमारा फर्स्ट पार्टिकल वाइब्रेट होना स्टार्ट हुआ, ठीक? ये वाइब्रेटिंग पार्टिकल अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देगा अपने पड़ोसी को, ठीक है? तो अब पड़ोसी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर जाएगा, ये अब शांत हो जाएगा, ठीक है? ऐसे ही ये वाला बंदा अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देगा नेक्स्ट वाले को और खुद शांत हो जाएगा, अब नेक्स्ट वाला वाइब्रेट करेगा यहाँ पे ऐसे। ऐसे ये सिस्टम चलता जाएगा, ये एनर्जी आगे ट्रांसफर होती जाएगी और पीछे वाले रेस्ट पे आते जाएँगे, ठीक है? तो इस तरीके से जो स वाइब्रेशन थी वो पहले यहाँ थी और यहाँ से ट्रैवल करते-करते यहाँ तक पहुँच गई, ऐसे वो चलती जाएगी मीडियम के थ्रू। तो ये हम बोल सकते हैं कि हमारी जो साउंड है वो वाइब्रेशन में है या फिर वेव बोलें, वो इस डायरेक्शन में ट्रैवल करती जा रही है और पार्टिकल्स अपनी उसी पोज़ीशन पे बने हुए हैं, जिस पोज़ीशन पे ये पहले थे, ठीक है? इनकी पोज़ीशन में चेंज नहीं आएगा, ये बस अपनी पोज़ीशन पे थोड़ा वाइब्रेट करेंगे और एनर्जी अगले वाले को ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है? अगर डेंसिटी की टर्म्स में बात करें, तो उसमें होता है बच्चों कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, ठीक है? एयर मीडियम की अगर बात करें, तो एयर मीडियम में जो पार्टिकल्स होंगे वो जब दूर-दूर है, तो इस वाली स्टेट को बोलते हैं रेयरफैक्शन, ठीक है? पार्टिकल दूर-दूर है और जब वो बिल्कुल पास-पास है, तो उस स्टेट को बोलते हैं कंप्रेशन। तो ये जो वाइब्रेशंस है बच्चों, वो कुछ रीजन में पार्टिकल्स को पास-पास लेके आएगी, हाइली डेंस्ड पार्टिकल, कंप्रेशन बोलेंगे उसको और कुछ रीजन में वो पार्टिकल्स को थोड़ा दूर-दूर कर देगी। तो ऐसे ट्रांसमिट होता जाएगा। मतलब कुछ रीजन में अ, हाइली डेंस्ड, कुछ रीजन में लेस डेंस्ड, हाइली डेंस्ड, लेस डेंस्ड, ठीक है? कंप्रेशन, रेयरफैक्शन। इस तरीके से एनर्जी जो है वो ट्रांसमिट होगी एयर मीडियम के थ्रू। जैसे ये कंप्रेशन, रेयरफैक्शन हम इज़िली स्प्रिंग की हेल्प से समझ सकते हैं। हमारे पास एक लॉन्ग स्प्रिंग हो, तो जब हम उसको अ, ऐसे अपवर्ड वो देंगे, फ़ोर्स पुश देंगे, स्प्रिंग में अंदर की ओर, तो आप देखोगे कि एक बार तो स्प्रिंग ऐसे कंप्रेस होगा, ये इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे? रेयरफैक्शन। लेकिन फिर जब ये एनर्जी आगे की ओर ट्रांसमिट होगी, तो रेयरफैक्शन से अब ये किस में आएगा? कंप्रेशन में आएगा। उल्टा बोल रहा हूँ मैं, ये कंप्रेशन से एनर्जी ट्रांसमिट होके रेयरफैक्शन में आएगी और फिर यहाँ रेयरफैक्शन से वो वापस ट्रांसमिट जब होगी, तो वो इधर कंप्रेशन में आ जाएगी, ठीक है? स्प्रिंग फिर से पास-पास आ जाएगा। तो इस तरीके से वेव के जो ट्रांसमिशन है, उसको हम फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो होती है बच्चों, साउंड वेव भी जिसको बोलते हैं, साउंड वेव हमेशा लॉन्गिट्यूडिनल फॉर्म में ही ट्रैवल करेगी। इसमें पार्टिकल जो है ऑसिलेट करता है पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। जैसे कि ये हमारी वेव के प्रोपगेशन की डायरेक्शन है, ठीक है? वेव इस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है। तो पार्टिकल्स भी इसी डायरेक्शन में हमारे वो करेंगे, प्रोपगेट करेंगे मतलब ऑसिलेट करेंगे, ठीक है? और ट्रांसवर्स वेव क्या होती है बच्चों? इसमें वेव तो हमारी इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, लेकिन पार्टिकल्स होते हैं वो अपवर्ड, डाउनवर्ड ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हैं, ठीक है? उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स नेचर। अब अगर हम ट्रांसवर्स वेव की बात करें, तो वो कुछ इस टाइप की होगी। इसमें पार्टिकल जो है वो अपवर्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे होंगे। तो एक बार पार्टिकल यहाँ गया, एक बार पार्टिकल यहाँ गया, ऐसे। इसमें कुछ चीज़ें हैं, जो ये पीक वाला पोर्शन है, इसको बोलते हैं बच्चों क्रेस्ट और जो डाउन वाला पोर्शन है, इसको बोलते हैं ट्रफ, ठीक है? तो एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट
ये जो वेव है बच्चों, इसको बोलते हैं कंप्लीट वन वेव, ठीक है? या फिर एक तरफ से दूसरे तरफ तक का जो वेव है, उसको हम कंप्लीट वन वेव बोलेंगे या फिर वन ऑसिलेशन बोलेंगे, ओके? तो वन ऑसिलेशन क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन वन क्रेस्ट टू सेकंड क्रेस्ट और वन ट्रफ टू सेकंड ट्रफ, ठीक है? फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों? फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से लिखते हैं, ठीक है? ग्रीक लेटर है ये न्यू, इससे डिनोट करते हैं फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी होती है कि कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हमारी वेव प्रोड्यूस कर रही है पर यूनिट टाइम में। कि मान लो हम यहाँ पे खड़े होके टाइम मेज़र कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम 1 सेकंड टाइम में देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस प्रोड्यूस हुए वेव में, ओके? कैसे पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस प्रोड्यूस हुए हैं? तो हम यहाँ पे खड़े होके देखेंगे कि इस पॉइंट से जब ये वेव ट्रैवल कर रही होगी, ठीक है? ऐसे वेव प्रोपेगेट कर रही है हमारी, तो इस पॉइंट से कितने जैसे ये वेव एक कंप्लीट वेव ये है, कंप्लीट ऑसिलेशंस वेव का, ठीक है? क्रेस्ट से क्रेस्ट तक का या फिर ट्रफ से ट्रफ तक का। तो हम देखेंगे कि ऐसे कितने नंबर ऑफ वेव्स इस पॉइंट से क्रॉस करके जा रहे हैं 1 सेकंड में। तो जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स क्रॉस करके जाएँगे, हम बोलेंगे कि उतने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस प्रोड्यूस हुए हैं हमारी वेव में पर यूनिट टाइम में, यानी कि 1 सेकंड में। तो वो हमारी क्या बन जाएगी? फ्रीक्वेंसी बन जाएगी उस वेव की। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम। उसकी एसआई यूनिट होती है हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड टी क्या होगा टाइम पीरियड? टाइम फॉर 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस और 2 कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शंस टू क्रॉस ए फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है? टाइम पीरियड हम किसको बोलेंगे कि इस पॉइंट से, ठीक है? इस पॉइंट में 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स और या फिर 2 कंसेक्यूटिव ट्रफ्स, ठीक है? इनको क्रॉस करने में कितना टाइम लग रहा है, उस फिक्स्ड पॉइंट को, वो क्या बनेगा हमारा उस वेव का टाइम पीरियड। समझ रहे हो बात? अगर मैं सब मिटा के दोबारा बताऊँ, तो हमारे पास ये 2 क्या है, ट्रफ है, ठीक है? और हम यहाँ पे खड़े होके टाइम नोट कर रहे हैं कि इस पॉइंट से जब वेव क्रॉस करेगी, तो पहला ट्रफ जब इस पॉइंट को क्रॉस किया, उसके बाद में सेकंड ये जो ट्रफ है, इसके पास वाला कंसेक्यूटिव ट्रफ, ये क्रॉस करने में कितना टाइम लेगा, ठीक है? इन दोनों के बीच में कितना टाइम लग रहा है क्रॉस करने में, उस टाइम को हम क्या बोलेंगे? वेव का टाइम पीरियड। यहाँ तो हमने 2 ट्रफ देखे हैं, ऐसे ही हम 2 क्रेस्ट भी देख सकते हैं। 2 क्रेस्ट कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स को किसी एक फिक्स्ड पॉइंट को क्रॉस करने में कितना टाइम लग रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? वेव का टाइम पीरियड। और टाइम है तो उसकी एसआई यूनिट क्या रहेगी हमारी? सेकंड। ऐसे ही अगर हम बात करें वेवलेंथ और पिच की, ठीक है? हाई पिच, लो पिच या फिर हाई वेवलेंथ, लो वेवलेंथ क्या चीज़ होती है? तो वेवलेंथ क्या होती है बच्चों? इट इज़ द फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस। अगर हम यहाँ पे देखें वेव ए में, तो ये वाला पार्ट क्या है हमारा? रेयरफैक्शन। ये वाला पार्ट क्या है? कंप्रेशन। फिर रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन। तो किन्हीं 2 कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शन या फिर 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस के बीच का जो फिजिकल डिस्टेंस है, जैसे कि कंप्रेशन टू कंप्रेशन और रेयरफैक्शन टू रेयरफैक्शन, ये जो जो बीच का डिस्टेंस है, ये हमारा क्या बनता है बच्चों? वेवलेंथ, ओके? या फिर अगर हम ट्रांसवर्स वेव की बात करें, तो 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या फिर 2 कंसेक्यूटिव ट्रफ, इनके बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों, फिजिकल डिस्टेंस, इसको हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। और वेवलेंथ को लैम्ब्डा से दिखाते हैं, ठीक है? ये सिंबल है इसका वेवलेंथ का। और डिस्टेंस है तो इसकी एसआई यूनिट क्या रहेगी बच्चों? मीटर। तो वेवलेंथ की एसआई यूनिट हमारी क्या होती है? मीटर। हाई पिच और लो पिच का क्या मतलब है बच्चों? हाई पिच होती है हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है? जैसे किसी की आवाज़ तीखी होती है, किसी की आवाज़ मोटी होती है। तो तीखी आवाज़ हाई पिच वाली होती है और उसमें हाई फ्रीक्वेंसी होती है और लो पिच में फ्रीक्वेंसी लो होती है।
अब फ्रीक्वेंसी क्या थी कि किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस क्रॉस कर रहे होते हैं पर यूनिट टाइम में। तो ज़्यादा ऑसिलेशंस कब क्रॉस करेंगे? जैसे कि अगर हम मान लें कि 1 सेकंड में इतनी वेव क्रॉस कर रही है, ठीक है? इस पॉइंट को, तो इसमें ज़्यादा ऑसिलेशंस आ रहे हैं। हमारे यहाँ पे ज़्यादा ऑसिलेशंस है, ठीक है? जो क्रॉस करेंगे और यहाँ पे हमारा एक ही ऑसिलेशन था जो इस पॉइंट को क्रॉस कर पाएगा। तो इसमें नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कम है, तो इसकी हम क्या बोलेंगे फ्रीक्वेंसी कम है। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? ज़्यादा है। तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, ज़्यादा पिच, तो ये वाली जो वेव है हमारी, ये हाई पिच वाली है, ये वाली वेव हमारी लो पिच की है। अब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो वेवलेंथ कम, फ्रीक्वेंसी कम तो वेवलेंथ ज़्यादा, ठीक है? नेक्स्ट क्या है बच्चों, अगर हम देखें कि एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है कि ये जो हमारी मीन पोज़ीशन है, इससे किसी भी साइड या तो ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा या फिर मैक्सिमम डिस्टर्बेंस होगी, उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्टर्बेंस ऑन ईदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू। तो यहाँ से यहाँ तक का जो मैक्सिमम डिस्टर्बेंस ये है हमारी, ये जो डिस्टेंस बनेगा बच्चों मीन पोज़ीशन से, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। और लाउडनेस क्या होती है बच्चों? जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा, यानी कि उतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगी और उतनी ज़्यादा वो जो साउंड है वो लाउडनेस क्रिएट करेगी। तो हाई एम्पलीट्यूड, हाई एनर्जी और हाई लाउडनेस होगी उसमें। अब क्वालिटी और नॉइज़, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, वेलोसिटी नहीं, नॉइज़ आएगा बच्चों। तो इसमें क्या फ़र्क होता है बच्चों? क्वालिटी साउंड किसको बोलते हैं? जिसमें जो हमारे कानों को बहुत ही लुभावनी लगे, ठीक है? स्मूथ लगे। जैसे ये वाली जो वेवफ़ॉर्म है, ये हमारे कानों को पसंद आएगी क्योंकि इसमें नॉइज़ लेवल नहीं है। म्यूज़िक की वेवफ़ॉर्म कुछ ऐसी होती है, कभी लाउडनेस ज़्यादा होगी, कभी कम कम होगी, कभी एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, लेकिन वो एक पैटर्न्ड है। तो उस टाइप का जो नोट है या मिक्सचर है, वो हमारे कानों को अच्छा लगेगा, तो वो क्वालिटी साउंड में आएगा। लेकिन अदरवाइज़ वो बिल्कुल ही रैंडम हो, तो वो उसको हम नॉइस में काउंट करते हैं, ठीक है? कि वो हमारे कानों को पसंद नहीं आ रहा। सेम पिच वाली साउंड्स को बाकी अदर साउंड यानी कि जिनको नॉइस बोल रहे हैं हम, उनसे डिस्टिंग्विश करने की जो प्रोसेस है, उसको हम क्वालिटी बोलते हैं। अब वेलोसिटी इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों? अ, सबसे बेसिक फ़ॉर्मूला क्या होता है? स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। ये हमारी क्या बनती है बच्चों? स्पीड। अब वेव की टर्म्स में अगर बात करें, तो वेव की जो स्पीड होगी बच्चों, वो क्या बनेगी? वी। वी स्पीड से हमारी वेव जो है ट्रैवल करेगी और जितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है बच्चों 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का डिफरेंस या फिर 2 कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? लैम्ब्डा वेवलेंथ, ठीक है? पर यूनिट टाइम, कितने टाइम में वो कवर कर रही है। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है बच्चों न्यू, वो होती है 1 बाय टाइम। जो वेव का टाइम पीरियड होता है, उसका रेसिप्रोकल क्या बनती है बच्चों? फ्रीक्वेंसी। तो 1 बाय टी को हम क्या पुट कर सकते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो ये रिलेशन बन जाएगा स्पीड इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। ओके? स्पीड जो है, वो डिफरेंट मीडियम में वेरी कर सकती है, ठीक है? किसी मीडियम में पार्टिकल की स्पीड मैक्सिमम हो सकती है, किसी में कम हो सकती है। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी होती है वेव की, वो थ्रू आउट ऑल द मीडियम सेम रहेगी, ठीक है? वेव फ्रीक्वेंसी सेम रहती है हर एक मीडियम में, लेकिन स्पीड चेंज हो जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें एयर की, एयर में जो साउंड है, उसकी स्पीड जो होती है 346 मीटर पर सेकंड होती है। जबकि हाइड्रोजन गैस जो होती है, उसमें स्पीड 1284 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ऐसे ही एल्यूमीनियम की बात करें तो एल्यूमीनियम में जो स्पीड होती है वो मैक्सिमम होती है 6420 मीटर पर सेकंड, ठीक है? सॉलिड में। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि सॉलिड में स्पीड सबसे ज़्यादा, फिर लिक्विड में सी वाटर ऐसे, फिर
गैस की बारी आती है। गैसेज़ में जो वेव स्पीड होती है वो मिनिमम होती है। ऐसे ही टेम्परेचर के साथ भी स्पीड वेरी कर सकती है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, स्पीड उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है? टेम्परेचर के साथ में स्पीड इंक्रीज़ करती है। जैसे कि एयर की बात करें, तो एयर जब ठंडी है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तब उसमें स्पीड होती है 331 मीटर पर सेकंड। जबकि अगर टेम्परेचर बढ़ा दें, 22 कर दें, तो उस टाइम पे स्पीड जो होती है एयर में 344 मीटर पर सेकंड होती है। इको, कभी लाइफ़ में इको को एक्सपीरियंस किया है? अगर नहीं किया है तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू करके देखना। इको क्या होता है कि अपनी ही आवाज़ को फिर से सुनना, ठीक है? हमें हमारी ही आवाज़ रिपीट होके सुनाई देगी। उस फिनोमिना को हम इको बोलते हैं। तो इको के लिए आपको थोड़ा-सा लॉज़ ऑफ रिफ्लेक्शन पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन क्या होती है। जब कोई चीज़ किसी चीज़ से टकराती है, जैसे अगर लाइट की बात करें, वो मान लो कि मिरर पे टकरा रही है लाइट, ये मिरर का हमारा नॉर्मल है, ठीक है? इसको नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल टू द मिरर सरफेस। जब हमारी लाइट टकरा रही है, तो इसको बोलते हैं इंसिडेंट लाइट और ये टकरा के हमें क्या मिल रही है? रिफ्लेक्टेड लाइट। तो लॉज़ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं कि जो इंसिडेंट लाइट जो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी, एंगल आई और फिर जो रिफ्लेक्टेड लाइट नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी, आर, एंगल आर, ये दोनों हमारे क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। जितना जिस एंगल पे इंसिडेंट लाइट आई है, रिफ्लेक्टेड लाइट उसी एंगल पे जाएगी, ठीक है? और दूसरा पॉइंट क्या होता है लॉज़ ऑफ रिफ्लेक्शन का कि इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट और ये जो नॉर्मल है, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगी, ठीक है? ये 2 पॉइंट होते हैं लॉज़ ऑफ रिफ्लेक्शन के। इन्हीं की हेल्प से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इको कैसे क्रिएट होती है। अब मान लो कि हम यहाँ पे खड़े होके कुछ भी बोल रहे हैं, ठीक है? तो हमारी जो साउंड वेव है, वो ट्रैवल करेगी इस पाथ में, ठीक है? साउंड वेव। यहाँ आगे कुछ भी दीवार है, ऑब्स्टेकल है, जो भी है, यहाँ से टकरा के वो वापस रिफ्लेक्ट होके आएगी हमारी साउंड वेव और यहाँ पे हम खड़े हैं, तो हमारे कानों तक वो रिफ्लेक्ट होके वापस पहुँच रही है। ओके? तो क्या होता है बच्चों कि अगर हम माने मानना क्या है इसमें, हमारा जो दिमाग है बच्चों, वो किसी भी चीज़ को पर्सिस्ट करके रखेगा यानी कि अपने अंदर जो बना के रखेगा, वो रखता है 0.1 सेकंड तक। जैसे कि मैंने अभी कुछ बोला है, आपके दिमाग ने ये वो बात सुनी, वो आपके दिमाग में 0.1 सेकंड तक रहेगी, ठीक है? उसके बाद वो पार्ट खाली हो जाएगा, नई चीज़ें उसमें भरी जाएगी, ठीक है? तो हमारा जो ब्रेन है वो कब तक पर्सिस्टेंस कर सकता है? 0.1 सेकंड तक, ओके? तो हम जो कुछ भी बोल रहे हैं, हमारी साउंड की वेलोसिटी क्या है? 344 मीटर पर सेकंड और ये हमारी वेलोसिटी हो गई। टाइम अगर हम 0.1 सेकंड के लिए कैलकुलेट करें कि 0.1 सेकंड में हमारी ये जो साउंड वेव है वो कितना पाथ ट्रैवल कर सकती है। तो वो आता है बच्चों 34.4 मीटर तक हमारी साउंड वेव ट्रैवल कर जाएगी 0.1 सेकंड में, ठीक है? तो टोटल ट्रिप हमारी आ गई 34 मीटर, ओके? इस 34 मीटर को हम डिवाइड कर देते हैं ठीक है? 2 पार्ट में। तो 17 मीटर की लेंथ आ गई हमारी। 17 मीटर जाने का और साउंड वेव टकरा के 17 मीटर आने का, ठीक है? तो ये जो हम क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि ये आ गई हमारी मिनिमम डिस्टेंस कि अगर हम इस डिस्टेंस से कम डिस्टेंस पे खड़े हैं और हम कुछ बोल रहे हैं, तो हमें इको सुनाई नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि तब तक हमारे ब्रेन में जो हमने बात बोली थी वो ऑलरेडी प्रेज़ेंट है और जब साउंड रिपीट होके हम तक वापस आएगी, तो हमारा ब्रेन दोनों साउंड्स को अलग-अलग नहीं कर पाएगा, उसको सेम ही चीज़ लगेगी। बात समझ रहे हो? जैसे कि मैं अगर आपको अच्छे से बना के दिखाऊँ कि हम मान लो
ये जो डिस्टेंस है वो 17 मीटर है और हम यहाँ पे खड़े हैं। हमने कुछ बोला, ठीक है? साउंड वेव बनी और वो टकरा के इंस्टेंटली हम तक वापस आ गई, ठीक? तो यहाँ पे इसको वापस आने में बहुत ही कम टाइम लगा। तो जो हमने बोला था वो साउंड ऑलरेडी हमारे दिमाग के अंदर थी और जो साउंड टकरा के आई वो 0.1 सेकंड से पहले-पहले ही टकरा के वापस आ गई। तो हमारे दिमाग को पता ही नहीं चलेगा कि ये मैंने बोला था या फिर ये जो टकरा के आई है वो वाली साउंड वेव है। तो दोनों में डिफरेंस नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको दोनों सेम ही चीज़ लगेगी, हमें इको सुनाई नहीं देगा। अब मान लो कि हम 17 मीटर से दूर खड़े हैं, ठीक है? हमने कुछ बोला, साउंड वेव ट्रैवल करना स्टार्ट की, ठीक है? और जब तक वो टकरा के आ रही है, तब तक उसको टाइम ज़्यादा लग रहा है 0.1 सेकंड से। अब मान लो कि इसको टाइम लगा 0.2 सेकंड, ठीक है? टकरा के आने में। तो 0.1 सेकंड बाद तो हमारे दिमाग से वो वाली बात खाली हो जाएगी जो हमने अभी ब बोला था, ठीक है? क्योंकि इससे ज़्यादा दिमाग होल्ड नहीं कर पाएगा उस इन्फॉर्मेशन को, ठीक है? अब हमारा दिमाग खाली है, जब टकरा के 0.2 सेकंड बाद वही चीज़, सेम चीज़ जो हमने बोली थी वो हम तक वापस आएगी, तो हमारे दिमाग को क्या लगेगा कि ये एक नई साउंड वेव है और वो बिल्कुल हमारे जैसी है। जो हमने बोला था सेम वही रिपीट होके हम तक वापस आ रहा है। तो इसी को तो इको बोलते हैं। इको क्या है कि हमने जो भी बोला, वही सेम चीज़ रिपीट होके हम तक आई। जैसे काफ़ी सारी रील मिल जाएगी, पहाड़ों में बंदे खड़े होके ज़ोर से चिल्लाते हैं, अपने प्रेमी-प्रेमिका का नाम लेके और वो नाम पहाड़ों से टकरा के वापिस उन तक रिपीट होके आता है, ठीक है? उसी को तो इको बोलते हैं। तो वो रिपीट होके क्यों आया? क्योंकि जो मिनिमम डिस्टेंस था, ऑब्स्टैकल और हमारे बोलने के बीच में, वो 17 मीटर से ज़्यादा है। ठीक है? ये मिनिमम डिस्टेंस तो होना चाहिए इको के लिए। तभी जो साउंड वेव रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है, वो हमें एक नई वेव की तरह हमारे ब्रेन में पहुँचेगी। ठीक है? जब हम थिएटर हॉल में मूवी देखने जाते हैं, तो वहाँ पे मतलब हम तो यहाँ पे बैठे होते हैं और यहाँ पे सामने स्क्रीन चल रही होती है और जो साउंड्स है, साउंड वेव, वो ऐसे जाती है और यहाँ पे टकराएगी वो। टकराने के बाद में पूरे ऑडिटोरियम में वो यूनिफ़ॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ताकि हर एक जो ऑडियंस है, जो सुनने आई है, उनको एक जैसा एक्सपीरियंस मिले साउंड वेव्स का, ठीक है? तो यहाँ पे रिपीटेड रिफ्लेक्शंस होती है, जिसकी वजह से हर एक जो मूवी देखने आया है, हर एक बंदा, उसको एक जैसी-सी आवाज़ सुनाई देती है हर पॉइंट से। और ये जो स्पीकर होता है, स्पीकर में भी क्या करते हैं कि यहाँ से जो साउंड वेव्स निकले, वो तो हर डायरेक्शन में निकलेगी। लेकिन ये जो हमने आउटर जो शेप बनाई हुई होती है बच्चों, ये शेप हेल्प करती है उन सारी साउंड वेव्स को एक डायरेक्शन में करने में, ठीक है? सारी अगर एक डायरेक्शन में हो जाएगी, तो वो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर पाएगी, ओके? तो जो स्पीकर होता है, वो अ, डिफरेंट साउंड वेव्स को एक डायरेक्शन में लाने का काम करता है, ताकि वो दूर तक जा पाए और सेम डायरेक्शन में होने की वजह से थोड़ी-सी लाउडनेस भी इंक्रीज़ हो जाती है बच्चों। मेडिकल डायग्नोस्टिक्स में क्या होता है, ये जो हम क्या बोलेंगे इसको? स्टेथोस्कोप में जो यहाँ हम हार्ट के पास इस वाले पार्ट को रखते हैं, तो ये साउंड वेव जो जनरेट करेगा, वो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के थ्रू, इसको बोलते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसके थ्रू हमारे कानों तक पहुँचेगी और इंटरनल रिफ्लेक्शन में एनर्जी लॉस मिनिमम होता है। तो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिली हमको, लगभग सेम अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन हमें कानों तक पहुँच जाएगी ईज़िली, ओके? और ऑडिटोरियम का तो हमने अभी देखा ही था। अगर साउंड वेव्स में फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की बात करें, तो हम जो सुन सकते हैं, हमारी जो ऑडिबल रेंज है बच्चों, वो 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी हम सुन सकते हैं, ठीक है? हमारे कान सिर्फ़ इसी फ्रीक्वेंसी रेंज में सुन पाएँगे, ना इससे कम, ना इससे ज़्यादा। इससे कम जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, लेस देन 20 हर्ट्ज़, उसको बोलते हैं इंफ्रासाउंड, ठीक है? इसको कौन सुन सकता है? अ, मछलियाँ जो होती है और हाथी भी इसको सेंस कर सकते हैं। ये तो यहाँ पे गैंडा दिखाया हुआ है। ये इन साउंड वेव्स को सेंस कर सकते हैं, इंफ्रासाउंड्स को, ठीक है? जैसे जो जानवर है, पशु, बिल्ली, गाय, भैंस, ये सब भी इंफ्रासाउंड को
सुन सकते हैं। जो अर्थक्वेक होता है बच्चों, वो अर्थक्वेक आने से पहले इंफ्रासाउंड आ जाती है अर्थक्वेक की, ठीक है? तो जो जानवर होते हैं वो अर्थक्वेक आने से पहले भागने लगते हैं, ठीक है? जहाँ पे भी अर्थक्वेक आएगा उससे दूर भागते हैं वो। क्यों भागते हैं? क्योंकि उनके पास इन्फॉर्मेशन आ गई थी इंफ्रासाउंड की फॉर्म में कि अभी अर्थक्वेक आने वाला है, तो वो दूर भागते हैं उस चीज़ से। और जो 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, उसको कौन सुन सकता है? उसको सुन सकते हैं ये बैट, ब्लू व्हेल मछली, ये जो जानवर है, ये अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसीज़ को भी सुन सकते हैं। और अल्ट्रासाउंड हम यूज़ भी करते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं? मेडिकल लाइन में भी यूज़ करते हैं और नेविगेशन में भी यूज़ करते हैं, ठीक है? बैट जो होता है, वो तो उड़ने के लिए यूज़ ही अल्ट्रासाउंड वेव्स का करता है, ठीक है? इंफ्रासाउंड्स को हम सिर्फ़ महसूस कर सकते हैं, ऑडिबल जो है, ये हम आराम से सुन सकते हैं और अल्ट्रासाउंड का हम यूज़ करते हैं अलग-अलग डिटेक्शंस में, जिनमें से एक है किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर हमें क्रैक फाउंड करना हो, इंडस्ट्रियल जो सिविल इंजीनियरिंग है, उसमें यूज़ होता है। जैसे कोई भी हमारे पास ब्लॉक है, सीमेंटेड ब्लॉक है, उसमें कोई क्रैक है। अगर हमें पता करना हो कि क्रैक कितना बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से अल्ट्रासाउंड वेव्स जनरेट करेंगे, ठीक है? ये अल्ट्रासाउंड वेव जनरेट करिए और यहाँ पे हमने डिटेक्टर लगा रखा है। तो जहाँ पे क्रैक नहीं है, वहाँ से तो अल्ट्रासाउंड वेव्स आसानी से क्रॉस कर जाएगी, ठीक है? तो डिटेक्टर उनको डिटेक्ट कर लेगा। लेकिन जहाँ पे भी क्रैक होगा, वहाँ से अल्ट्रासाउंड वेव्स रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है? रिफ्लेक्ट होगी तो आगे क्रॉस नहीं कर पाएगी। तो डिटेक्टर उसको डिटेक्ट नहीं करेगा, तो हमें पता चल जाएगा कि इतने एरिया में यहाँ पे क्या है, अ, क्रैक आया हुआ है, ठीक है? तो इस तरीके से हम डिटेक्शन करते हैं, किसी भी मेटल ब्लॉक या फिर कोई और टाइप का जो ब्लॉक है, उसमें। क्लीनिंग में भी यूज़ होता है अल्ट्रासाउंड। अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स का यूज़ करें कोई डस्ट या ग्रीज़ निकालने से, किसी भी टाइप के कंपोनेंट से इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल कंपोनेंट है, उससे ग्रीज़ हटाना, तो हम हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स का यूज़ कर सकते हैं। तो वो ईज़िली उसके सरफेस से डस्ट को रिमूव कर देगी, ठीक है? मेडिकल में कहाँ पे यूज़ होता है? इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी में क्या होता है कि हम हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स का यूज़ करते हैं हमारे हार्ट की इमेज बनाने के लिए, ठीक है? और इमेज कैसे बनेगा? वही सेम रिफ्लेक्शन वाला फंडा कि हम अल्ट्रासाउंड वेव्स भेजेंगे और वो रिफ्लेक्ट होके डिटेक्टर तक जाएगी और डिटेक्टर उस चीज़ की इमेज बना लेगा। अल्ट्रासोनोग्राफी, किडनी, लीवर इन सब की इमेज अगर हमें चाहिए हो, तो यहाँ पे हम अल्ट्रासाउंड वेव्स का यूज़ करके उनकी इमेज बना लेते हैं इंटरनल ऑर्गन्स की। लिथोट्रिप्सी, इसमें क्या करते हैं कि आपने सुना होगा कि आजकल लेज़र टेक्नोलॉजी से पत्थरी का इलाज हो रहा है। ये भी कुछ ऐसा ही है कि मान लो कि किडनी में हमारे स्टोन है, तो अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ करके हम उन स्टोन्स को बिल्कुल मतलब इतना बड़ा स्टोन था और जब अल्ट्रासाउंड्स इस पे डालेंगे, तो ये स्टोन जो है वो टूट के ऐसे पाउडर फॉर्म में हो जाएगा और ये पाउडर फॉर्म ईज़िली हमारी बॉडी से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक? तो किडनी स्टोन्स वगैरह को भी बाहर निकालने के लिए या फिर ये बोलो कि उनको तोड़ने के लिए हम अल्ट्रासाउंड वेव्स का यूज़ कर सकते हैं और उस टेक्निक को बोलते हैं लिथोट्रिप्सी, ठीक है? तो ये सब डिफरेंट एप्लीकेशंस है हमारी साउंड वेव्स की। इनको साउंड वेव्स नहीं बोलेंगे, इनको वेव बोलेंगे, ठीक है? ओके, आई होप आप सबका डाउट क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कुछ रहता है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हमने इस चैप्टर का डिटेल्ड लेक्चर प्रोवाइड किया हुआ है पहले से ही हमारे इसी चैनल पे। आप हमारे डिटेल्ड लेक्चर सीरीज़ को भी देख सकते हो। अदरवाइज़ हमें अपने डाउट टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हो, ठीक है? हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छा करके आना। मिलते हैं फिर नए सेशन में, नए वीडियोज़ के साथ। बाय बाय, टाटा।